तो सत्ता में पहले बात हिंदू धर्म के एक ऐसे संस्कार की जो हजारों वर्षों से सनातन संस्कृति का हिस्सा है। ये संस्कार है चरण स्पर्श करने का, जिसे हिंदू रीति रिवाज में आदर और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। ये संस्कार सभी माता पिता अपने बच्चों को भी जरूर सिखाते हैं। ऐसा ही सम्मान और सत्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मिला जब पपुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मरापे ने अपने देश की कई परंपराओं को तोड़ते हुए एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू लिए। पीएम ने भी उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें गले से लगा लिया। हमें यकीन है ये तस्वीर पिछले 24 घंटे में आपने कई बार देखी होगी और इसमें आपको कुछ विवादित नहीं दिखाई दिया होगा, लेकिन करीब 7,500 किलोमीटर दूर से आई ये तस्वीर इस वक्त भारत में बैठे बहुत सारे लोगों को बहुत जोर से चुभ रही है। भारत में बैठे कुछ लोग इस तस्वीर को घुमा घुमा कर देख रहे हैं और उन्हें इस तस्वीर को देखकर इतनी मिर्ची लग रही है जिसकी जलन और तीखापन उनके बयानों में महसूस किया जा सकता है। यह तस्वीर इस वक्त भारत में विमर्श का बड़ा विषय बन गई है। बीजेपी और उसके समर्थक इसे भारत के सम्मान से जोड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे तबके का कहना है कि साल 2014 से पहले भी भारत के प्रधानमंत्रियों का ऐसा भव्य स्वागत होता रहा है। लेकिन संजय राउत ने पैर छूने वाली इस तस्वीर का जो अजब गजब विश्लेषण किया वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री भी उनका बयान सुन ले तो पैर छूना तो दूर की बात, अपना सिर जरूर पीट लेंगे कि भारत में ऐसे तेजस्वी नेता हैं जिनके बारे में उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आप भी सोचे होंगे आखिर संजय राउत ने ऐसा क्या कह दिया। तो सबसे पहले संजय राउत का वो बयान हाजिर है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के पैर छूने वाली इस तस्वीर का जादू टोने वाला एंगल निकाल लिया है। जिस देश के बारे में भारतीय जनता पार्टी बोल रहे हो, देश का इतिहास समझ लीजिए। उस देश का जनसंख्या लगभग 80 लाख है और वहाँ 8.5 से भाषा बोली जाती है। पूरा आइलैंड्स वाला देश है, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड से कोई संबंध नहीं। पूरा आदिवासी देश है और वहाँ के लोग भूत प्रेत जादू टोना के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो उनको लगा होगा कि हिंदुस्तान से बड़ा जादूगर आया है, तो उनसे कोई हमको जादू सीखना चाहिए, उनकी परंपरा होगी। तो अच्छी बात है, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ मोदी जी का। सुना आपने संजय राउत का कहना है कि पपुआ न्यू गिनी भूत प्रेतों को मानने वाला देश है, वहां जादू टोना किया जाता है और उन्होंने तंज कसते हुए प्रधानमंत्री मोदी को जादूगर तक कह दिया। लेकिन संजय राउत का बयान सुनने के बाद जो पहला सवाल बनता है वो ये कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी की इस तस्वीर में गलत क्या है। जिन लोगों को यह तस्वीर चुभ रही है उन्हें दिक्कत किस बात से है, पैर छूने की परंपरा से या फिर इस बात से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए गए। वैसे आज शिवसेना के नेता संजय राउत के लिए सत्ता की लाइब्रेरी से हमने एक पुरानी तस्वीर निकाली है। ये तस्वीर खुद उनकी और शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की है। इस तस्वीर में संजय राउत बाला साहब ठाकरे के सम्मान में उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं और उन्होंने अपने हाथ भी जोड़ रखे हैं। इसके जवाब में बाला साहब ठाकरे ने भी संजय राउत के सिर पर हाथ रखा है और उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तस्वीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो के साथ देखिए जिसमें पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने उनके पैरों को छुआ। क्या आपको इन दोनों तस्वीरों में कोई फर्क नजर आ रहा है? पैर छूना एक संस्कार है, ये एक तरीका है बड़ों को सम्मान देने का, इसलिए ये दोनों ही तस्वीरें एक जैसी हैं और भारतीय संस्कृति के लेंस से देखें तो इसके मायने भी एक ही हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर इसलिए और भी खास है क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी भारत का कोई प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर गया हो और किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री ने उनके पैर छुए हों। भारतीय संस्कृति में प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद ही होता है। पैर छूने वाला मित्र हो या शत्रु, चरण स्पर्श का परिणाम आशीर्वाद ही होता है। संजय राउत खुद बोल रहे हैं कि पीएम मोदी सामने आ जाएंगे तो वो भी पैर छू लेंगे, यानी पहले पैर छूने पर आपत्ति करते हैं, फिर अगले ही पल कहते हैं कि सामने पड़ गए तो वो पीएम के पैर छू लेंगे। इसे आम लोग हिप्पोक्रेसी कहते हैं, जबकि नेता लोग राजनीतिक लचीलापन कहते हैं। आज हम संजय राउत को कुछ और तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं और कुछ सवाल भी पूछना चाहते हैं। ये तस्वीर वाला जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो बाला साहब ठाकरे की है, जिसमें उनके कुछ समर्थक और उनका सम्मान करने वाले लोग उनके पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। क्या संजय राउत
इन तस्वीरों पर भी अपनी कोई वैचारिक टिप्पणी करना चाहेंगे, या फिर इनमें संजय राउत को कोई दिक्कत नहीं है? ये कैसा राजनीतिक स्टंट है कि एक तरफ संजय राउत को पीएम मोदी के पैर छुए जाने से दिक्कत है, जबकि दूसरी तरफ मातोश्री में वो सजदा और साष्टांग करते हुए दिखाई दिए हैं, प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्हें इनसे कोई बुराई इसमें नजर नहीं आती है। इसी पर सियासत का तापमान थोड़ा ज्यादा हो गया है। इस पर हम आपको एक छोटी सी रील भी दिखाते हैं। देश में देखो वही इस प्रकार की बात कर सकता है जो कहीं ना कहीं जो मोदी जी से कुंठित होकर और देश से भी कुंठित हो गया हो, जो मोदी जी का विरोध करते करते और देश का भी विरोध करने लगा हो। ये वही लोग हैं। ये मोदी जी का विरोध करते करते हिंदुत्व का भी विरोध करने लगे और फिर देश का भी विरोध करने लगे। अरे इससे देश का क्या मतलब भाई? अगर देश का क्या उन्नति इससे आकी जाती है? ये क्या है भाई? और ये पहले भी हो चुका है। देखिए, संजय राउत जी और ऐसे जो भी लोग हैं इस तरह की जब स्टेटमेंट देते हैं तो उससे लगता है कि उनका मानसिक दिवालियापन हो चुका है। इसलिए कि किसी भी देश में और किसी भी देश के दूसरे देश के प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, अगर जाते हैं उनको मान सम्मान मिलता है तो उससे देश का गौरव बढ़ता है। वैसे हम शिवसेना के संजय राउत को पैर छूने वाली इस शास्त्रीय परंपरा के बारे में एक और छोटी लेकिन जरूरी जानकारी दे देते हैं। चरण स्पर्श की परंपरा भारत में वैदिक काल से चली आ रही है। चरण स्पर्श के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे साष्टांग चरण स्पर्श, जिसमें पेट के बल पूरा लेटकर दंडवत होकर प्रणाम करना होता है। इसमें पूरा शरीर भूमि के संपर्क में होना चाहिए और जोड़े हुए हाथ आदरणीय व्यक्ति के चरणों में होने चाहिए। इस तरह का चरण स्पर्श हर किसी को नहीं किया जाता है। ईश्वर, गुरु, माता पिता और सिद्ध लोगों को साष्टांग प्रणाम करने का विधान है। इसके अलावा घुटनों के बल बैठकर चरण स्पर्श किया जाता है। इसमें पैरों की उंगलियां और घुटने भूमि के संपर्क में होते हैं और दोनों हाथ और मस्तिष्क आदरणीय व्यक्ति के चरणों के संपर्क में होता है। इसे एक योगासन की संज्ञा भी दी गई है जो शरीर के लिए लाभकारी होता है। चरण स्पर्श का यह तरीका भी गिने चुने लोगों के लिए अपनाया जाता है। इसके अलावा तीसरा तरीका वो है जिसे चरण स्पर्श का सबसे प्रचलित तरीका माना जाता है। यह है झुककर प्रणाम करना। इसमें दोनों हाथों से आदरणीय व्यक्ति के चरण छुए जाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे भी योगासन की संज्ञा दी गई है। अलग अलग दौर के कई संस्कृत श्लोक चरण स्पर्श के लाभ गिनाते हैं। ऐसे श्लोक आपने अपने स्कूल में कोर्स की किताबों में शायद पढ़े भी होंगे। ऐसा ही एक श्लोक आपके सामने है। इसका हिंदी अर्थ यह है कि जो व्यक्ति रोज बड़े बुजुर्गों के सम्मान में प्रणाम और चरण स्पर्श करता है, उसकी उम्र, विद्या, यश और शक्ति बढ़ती जाती है। ऐसे श्लोक लंबे समय से भारत की नैतिक शिक्षा का हिस्सा रहे हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने संदेश दिया कि आप हमारे नेता हैं, वैश्विक मंचों पर आपके नेतृत्व का समर्थन करेंगे और आप वो आवाज हैं जो हमारे मुद्दों को उच्चतम स्तर पर रख सकते हैं। यहां पैर छूना सीधे सीधे एक बड़े और प्रभावशाली नेता से कूटनीतिक आशीर्वाद लेने का है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने तीसरे तरीके से पैर छुए और पीएम मोदी ने पारंपरिक भारतीय अंदाज में आशीर्वाद दिया, जो कि कोई भी बुजुर्ग करता है। इसमें एजेंडा देखना और राजनीति करना थोड़ा ज्यादा हो गया। पीएम मोदी के आलोचकों और ऐसे कुतर्कों से उन आलोचकों को बचना चाहिए। पैर छूना भारतीय परंपरा का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है और हमेशा रहेगा। इस परंपरा को मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस परंपरा का अनुसरण करते हैं और इसके लिए कई प्रमाण भी। आज हमने प्रधानमंत्री मोदी की भी ऐसी कुछ तस्वीरें निकाली हैं जिसमें वो अपने से वरिष्ठ नेताओं के चरण स्पर्श करते नजर आ रहे हैं। इनमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के साथ साथ बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी हैं, जिनके पैर प्रधानमंत्री मोदी ने समय समय पर छुए हैं। यहां आपको याद दिला दें कि प्रणब मुखर्जी एक दौर में उस कांग्रेस का हिस्सा रहे जिसे बीजेपी का घोर विरोधी कहा जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में सम्मान और सियासत को कभी एक तराजू में नहीं तोला। इसलिए तंज कसने के बजाय पीएम मोदी से ये सीखने की जरूरत है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भी कई तस्वीरें हैं, चाहे वो आजाद हिंद फौज के सिपाही कर्नल निजामुद्दीन के पैर छूने वाली तस्वीर हो या फिर अपनी बकरियां बेचकर घर में शौचालय बनवाने वाली छत्तीसगढ़ की 104 वर्ष की बुजुर्ग महिला कुंवर बाई की तस्वीर हो।
ऐसे कई मौके आए जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आचरण से सबका दिल जीत लिया, लेकिन जब विदेश में एक देश के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के पैर छुए तो कई लोगों को मिर्ची लग गई। कूटनीति की दुनिया में राष्ट्राध्यक्षों के बीच हाथ मिलाने और गले मिलने का चलन देखने को मिलता रहा है। वहां उम्र भले ही कम ज्यादा हो, लेकिन पैर छूने का रिवाज नहीं है, क्योंकि राष्ट्र का प्रतिनिधित्व होता है और बराबरी वाली फीलिंग होती है। लेकिन पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के पैर छूकर एक अलग ही ट्रेंड शुरू कर दिया है। इस चरण स्पर्श में भारत के सामने झुककर सुरक्षा हासिल करने और हित साधने वाली कूटनीति है, और पीएम मोदी के आशीर्वाद में भारत के कद और प्रभाव का विस्तार दिखाई देता है। यह तस्वीर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक की है, जहां आज दुनिया भर के करीब 60 देशों के प्रतिनिधि बैठक कर रहे हैं, श्रीनगर घूम रहे हैं, वहां के बाजार देख रहे हैं, श्रीनगर के लोगों से मिल रहे हैं, शिकारे पर घूम रहे हैं। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये बहुत बड़ा इवेंट है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समेत दुनिया भर के मॉडर्न देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। यहां पहुंचे विदेशी मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है और उन्हें असली कश्मीर दिखाया जा रहा है, और यही बात कट्टरपंथियों को बहुत परेशान कर रही है। आज जब तस्वीर इतनी शानदार होगी तो कश्मीर में खलीफा बनने के लिए जो अरमान तुर्की और पाकिस्तान ने पाले हुए हैं, उन्हें तो नाकाम होना ही था, और इस नाकामी से उनका दर्द बढ़ गया है। कश्मीर में नाकाम हुए इंटरनेशनल कट्टरपंथियों की बुकलेट जब आप खोलेंगे तो इसमें 4 देशों के नाम प्रमुखता से दिखाई देंगे। इस बुकलेट में पहला नाम पाकिस्तान का है, जो 4 देश है उनके नाम। पहला पाकिस्तान का नाम है, दूसरा नाम चीन का है, तीसरा नाम तुर्की का है, चौथा नाम सऊदी अरब का है। इन 4 देशों को क्या क्या चुभ रहा है, अब वो भी समझिए। कश्मीर में दुनिया भर से विदेशी मेहमान आ रहे हैं, कश्मीर आधुनिक बन रहा है, कश्मीर में तेजी से विकास हो रहा है, कश्मीर में आतंकियों का सफाया हो रहा है, कश्मीर फिल्मों की शूटिंग और रिलीज के लिए हॉटस्पॉट बन रहा है। वैसे पाकिस्तान तो G20 का सदस्य भी नहीं है, लेकिन कश्मीर पर प्रोपोगेंडा करने की उसकी तड़प कम नहीं हो रही है, जिसके लिए वो चीन और तुर्की के पास गिड़गिड़ाया, जिसके बाद आखिरी समय में दोनों देश कश्मीर में हो रहे G20 कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। सऊदी अरब भी पाकिस्तान के प्रभाव के कारण श्रीनगर की बैठक में नहीं गया, लेकिन इस तरह कूटनीतिक विलाप करने के सिवाय परेशानी के उनको कुछ और हासिल नहीं होता। आज इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान परेशान तो बहुत हुआ होगा, जब डल लेक पर दुनिया भर के नेता शिकारे में घूम रहे होंगे। पिछले 35 साल से पाकिस्तान जहां आतंकवाद और पत्थरबाजी को खून से सींच रहा था, अब वहां मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं। कूटनीतिक बैठकें हो रही हैं, फिल्मों की शूटिंग हो रही है। हम पाकिस्तान का दुख समझ सकते हैं, लेकिन हमारी उससे कोई भी सहानुभूति नहीं है। आने वाले दिनों में जब कश्मीर में पर्यटन और तेजी से बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंचेंगे, ज्यादा विकास होगा, तो पाकिस्तान के दिल में दर्द की मात्रा और बढ़ जाएगी। वैसे भी पाकिस्तान को G20 से ज्यादा मजा T20 में आता है। यहां न्यूज मित्रों को यह क्लियर कर दें कि पाकिस्तान के T20 का मतलब टेरर 20 है, क्योंकि दुनिया के टॉप 20 आतंकवादियों के लिए पसंदीदा जगह पाकिस्तान ही है। वैसे पाकिस्तान के दर्द की क्रोनोलॉजी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अब पाकिस्तान सिर्फ थके हुए प्रयास करने की कोशिशें कर रहा है, और इस प्रयास का चेहरा पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो हैं। बिलावल भुट्टो ने पहले भारत में SCO बैठक के दौरान कश्मीर G20 की बैठक पर सवाल उठाए। इसके बाद भुट्टो ने UN से दखल देने की मांग की, चीन से धमकी दिलाई कि विवादित क्षेत्र में G20 की बैठक नहीं हो सकती। इसके बाद चीन और तुर्की से बहिष्कार की बात कहलवाई। इतने पर भी कुछ नहीं हुआ तो कश्मीर G20 की बैठक को डिरेल करने के लिए POK में मुजफ्फराबाद पहुंच गए। उनके मन में यह रहा होगा कि जब मुजफ्फराबाद से कोई प्रोपोगेंडा करेंगे तो दुनिया उसे सुनेगी, लेकिन किस्मत देखिए, बिलावल भुट्टो के मुजफ्फराबाद पहुंचने से पहले ही गिलगित जो बाल्टिस्तान है उसमें आज़ादी आज़ादी के नारे लगने लगे। बिलावल ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि POK के लोग ही पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएंगे। वैसे पाकिस्तान की जो हालत है उसमें POK के लोगों का आज़ादी आज़ादी का नारा लगाना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले तो ऐसे नारे लाहौर में आर्मी के सामने भी लग रहे थे। वैसे भी कोई भी नागरिक किसी नाकाम देश में तो रहना नहीं चाहता, तो पाकिस्तान के लिए ये कड़वा सबक है। अगर वो समझ जाए तो बेहतर होगा। आज़ादी आज़ादी की नारेबाजी के दौरान कैसे भीड़ का एक एक शब्द बिलावल को पत्थर की तरह लगा, इस पर भी गौर कीजिए। What?
इसके पीछे वर्दी है। एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। वैसे कट्टरपंथी सिर्फ इंटरनेशनल नहीं है बल्कि देसी भी है। देसी कट्टरपंथी भी पिछले 24 घंटे से बिना ब्रेक के नॉन स्टॉप रोते चले जा रहे हैं। कश्मीर की खुशियों को देखकर ये कट्टरपंथी इतना सुबक चुके हैं कि शर्म और लिहाज के पानी की मात्रा भी कम हो गई होगी। इसलिए सत्ता की वर्कशॉप में थोड़ा समय इन्हें देना पड़ेगा। कश्मीर की खुशियों को देखकर पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती घबराई हुई हैं। कश्मीर लगातार आगे बढ़ रहा है लेकिन इनका अनुच्छेद 370 वाला दर्द कम ही नहीं हो रहा है। ऐसे समय में जब दुनिया भर के लोग कश्मीर जा रहे हैं तो कश्मीर के नेताओं को एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में बंधा होना चाहिए था। इन्हें खुश होना चाहिए था कि कश्मीर देर से ही सही अब बदल रहा है। लेकिन महबूबा मुफ्ती धमकी दे रही हैं कि जब तक 370 की वापसी नहीं होती वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे महबूबा जी को समझना होगा कि लोकतंत्र किसी की धमकी से या बार्गेनिंग से नहीं चलता है। वैसे भी उन्हें विदेश मंत्री एस जयशंकर की वो बात याद रखनी चाहिए जिसमें उन्होंने बिलावल भुट्टो को जवाब देते हुए कहा था कि अनुच्छेद 370 इतिहास बन चुका है, जितनी जल्दी इसे स्वीकार कर लेंगे उतना बेहतर होगा। महबूबा मुफ्ती की अनुच्छेद 370 वाली धमकी पर कई बातें कही और लिखी जा रही हैं, उनके बारे में बताएं। उससे पहले आप उनका बयान सुन लीजिए। क्या आप अकेले इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, देखिए मैंने तो बोला असेंबली तो मैंने कभी लड़ना नहीं है जब तक 370 रिस्टोर नहीं होता है। पार्लियामेंट तो सोच सकते हैं लड़े ना लड़े, बट असेंबली मैंने बोला है हम नहीं लड़ेंगे जब तक 370 रिस्टोर नहीं होता है। वैसे तो लोकतंत्र धमकियों से नहीं चलता है, लेकिन सोशल मीडिया पर महबूबा मुफ्ती की धमकियों को बहुत पसंद किया जा रहा है। लोग लिख रहे हैं कि उनका फैसला कश्मीर के लोगों पर बहुत बड़ा एहसान होगा। लोग उनसे फैसला ना बदलने की अपील भी कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के बयान पर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आपके इस निर्णय का हम हृदय से स्वागत करते हैं बुआ। आप बस अंतिम सांस तक अपने इस निर्णय पर टिकी रहना, अपने बच्चों से भी कहकर जाना कि आपके इसी निर्णय को आगे लेकर जाएं। कश्मीर की खुशहाली के लिए आपका और आपके जैसे दोनों परिवारों का अब जीवन भर भूतपूर्व बने रहने वाला ये अभूतपूर्व बलिदान कश्मीर वासी सदैव याद रखेंगे। सोशल मीडिया पर ऐसे ही कमेंट किए जा रहे हैं और महबूबा मुफ्ती को धन्यवाद लगातार दिया जा रहा है। वैसे तो एक बात क्लियर है कि अब कश्मीर में अनुच्छेद 370 फिर से तो लागू नहीं होने वाला, तो महबूबा मुफ्ती भी अब विधानसभा नहीं जा पाएंगी अगर वो अपनी कसम नहीं तोड़ती हैं। कश्मीर ने जो सहा है उसकी कोई सीमा नहीं है। कश्मीर भारत का वो राज्य है जो बारूद में चला, अलगाववाद के अंगारों पर चला, जिसके लोग और फूल सब झुलस गए, जिसने अपनों की लाशें देखी, जिसने मौका परस्त नेताओं के चेहरे सियासी मुखौटा उतार कर देखे। वो कश्मीर आज नई हवा में सांस ले रहा है, खुश हो रहा है, बेहतर भविष्य की तरफ देख रहा है। तो कुछ देशों को और कुछ कश्मीरी नेताओं को तकलीफ क्यों हो रही है? जरा सोचिए, जो पाकिस्तान परस्त देश और जो कश्मीरी नेता कश्मीर की बदलती फिजा से चिड़े हुए हैं वो असल में किसके साथ हैं? क्या वो कश्मीर और उसकी खुशी के साथ हैं? क्या वो वाकई कश्मीर का भला चाहते हैं या फिर उनके मन में अलगाववादियों और कट्टरपंथियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है? इतना जान लीजिए कि कश्मीर के मसले पर तटस्थ रवैया नहीं हो सकता। इस राज्य की खुशियों का पक्ष लेना ही होगा। कश्मीर की खुशियों से कोई समझौता नहीं हो सकता। अब कश्मीर की संभावनाओं को कोई बांधकर नहीं रख सकता है। दरअसल कश्मीर में एक लंबी साजिश चल रही थी। ये साजिश थी कश्मीर को कट्टरपंथियों के हाथों में सौंपने की, कश्मीर को पिछड़ा बनाने की, कश्मीर को बर्बाद करने की और कश्मीर को आतंकवादियों का गढ़ बनाने की। ये ठीक उसी तरीके से होना था जैसा अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में हुआ। वहां पहले कट्टरपंथियों ने अपने हाथ में सत्ता ले ली, उसके बाद धीरे धीरे पूरे देश को इस्लामिक कट्टरपंथियों की गोद में बैठा दिया। किसी समाज को पिछड़ा बनाने का ये काम एक दो दिन में नहीं होता है। इसके लिए कट्टरपंथी दशकों तक काम करते रहे और फिर एक समय ऐसा आता है जब वो अपने इरादे में कामयाब हो जाते हैं। ये कैसे होता है, ये समझने के लिए आप दो तस्वीरें देखिए। ये दोनों तस्वीरें ढाका यूनिवर्सिटी की हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक तस्वीर 1967 की है और दूसरी तस्वीर 2022 की है। 1967 वाली तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट है लेकिन उसमें रंग ज्यादा दिख रहे हैं, जबकि 2022 वाली तस्वीर कलर है लेकिन उसमें ब्लैक एंड व्हाइट की मात्रा बहुत ज्यादा है।
ढाका यूनिवर्सिटी की इन तस्वीरों के बाद मेहमान सिंह मेडिकल कॉलेज बांग्लादेश की तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर 1982 की है जब किसी मुस्लिम मेडिकल स्टूडेंट ने हिजाब नहीं पहना था। अब उसी मेडिकल कॉलेज की 2023 की तस्वीरों में सभी मुस्लिम महिला डॉक्टरों ने हिजाब पहना हुआ है। जब बांग्लादेश एक सेकुलर और आधुनिक समाज बन रहा था तब वहां औरतों को चेहरा दिखाने की आज़ादी थी। उन पर इस्लामिक कानून लागू नहीं होता था। वो अपने मन से कपड़े पहनती थी, अपने मन से हर काम करती थी। लेकिन आज के बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। महिलाओं के लिए बिना बुर्के के चलना बहुत मुश्किल है। हालांकि कोई कड़ा नियम नहीं है, लेकिन कट्टरपंथी हावी रहते हैं। एक यूनिवर्सिटी जिसे बदलते समय के साथ प्रोग्रेसिव होना चाहिए था, वो पिछड़ती जा रही है और ये सब हुआ है कट्टरपंथियों की सत्ता के कारण। आज बांग्लादेश में महिलाओं को चेहरा दिखाने की आज़ादी नहीं है। कल संभव है उनसे पुरुषों के साथ पढ़ने का हक भी छीन लिया जाए, बाद में पढ़ने का ही हक छीन लिया जाए। समाज जब पिछड़ता है तो एक के बाद एक ऐसी अशुभ तस्वीरें सामने आती हैं। अफगानिस्तान में दुनिया ने देखा था कि कैसे तालिबान राज 2.0 में क्लासरूम में लड़के और लड़कियों के बीच में पर्दे डाल दिए गए थे और यह कहा गया था कि शरीयत का कानून लड़के और लड़कियों को साथ में पढ़ने की इजाजत नहीं देता है। अफगानिस्तान में ही कई जगहों पर लड़कियों के स्कूल जाने पर बैन कर दिया गया। रेडियो स्टेशन और टीवी चैनल्स में महिलाओं के काम करने पर बैन लगा दिया गया। यहां तक कि बिना पुरुषों के घर से बाहर निकलने से भी रोक दिया गया। दुनिया भर में फैले वेरीफाइड कट्टरपंथी कश्मीर को भी ऐसा ही पिछड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वैसे समाज को अगर पिछड़ा बनाना है तो उसे फिल्मों से दूर करने का फॉर्मूला सबसे पहले प्रयोग में लाया जाता है। कश्मीर में सिनेमा हॉल्स को बंद करने वाला कट्टरपंथी फॉर्मूला कई दशक पहले अपनाया गया था, जो अब एक्सपायर हो रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब धीरे धीरे कश्मीर में फिर से सिनेमा हॉल्स खुल रहे हैं, फिल्मों की शूटिंग हो रही है और ये सब कट्टरपंथी ब्रिगेड को पसंद बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। वैसे इन कट्टरपंथियों के लिए आज का दिन बहुत ही अफसोसजनक होगा, क्योंकि श्रीनगर में G20 की बैठक का एक बड़ा एजेंडा फिल्म टूरिज्म है। इसके लिए न सिर्फ दुनिया के बड़े बड़े देशों के लोग श्रीनगर पहुंचे, बल्कि ऑस्कर विनिंग RRR के एक्टर रामचरण भी आज श्रीनगर में ही हैं। वैसे कश्मीर में फिल्म और थिएटर का इतिहास करीब 90 साल पुराना है। जब देश की आज़ादी से बहुत पहले 1932 में कश्मीर को अपना पहला सिनेमा हॉल कश्मीर टॉकीज मिला था। बाद में इसका नाम बदलकर पैलेडियम थिएटर कर दिया गया। श्रीनगर के लाल चौक के बीचों बीच स्थित पैलेडियम सिनेमा अब खंडर में तब्दील हो चुका है। वैसे एक कहावत है, खंडर बता रहा है कि इमारत कितनी पुरानी है। यह पैलेडियम टॉकीज के लिए बिल्कुल सटीक है। कश्मीर में सिनेमा हॉल उस दौर में खुला था जब देश में बहुत कम सिनेमा हॉल हुआ करते थे। गर्मियों के मौसम में छुट्टियां मनाने के लिए देश भर से अंग्रेज अधिकारी और राजा महाराजा कश्मीर जाया करते थे। उनके मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए श्रीनगर में पैलेडियम टॉकीज बनाया गया था। पैलेडियम सिनेमा उत्तर भारत का सबसे पुराना सिनेमा हॉल था और दिल्ली में रिलीज होने से पहले हॉलीवुड की फिल्में यहां प्रदर्शित होती थीं और स्थानीय भाषा में फिल्मों के नाम का अनुवाद भी होता था। पैलेडियम सिनेमा हॉल का इतिहास तो इतना पुराना है कि जब शेख अब्दुल्ला ने पाकिस्तानी कबायलियों को चैलेंज दिया था, इसी सिनेमा हॉल के बाहर ड्रिल की गई थी। 1947 में ही जब जवाहरलाल नेहरू श्रीनगर पहुंचे थे तो उन्होंने शेख अब्दुल्ला के साथ इसी सिनेमा हॉल के बाहर भाषण दिया था। दोनों नेताओं ने भाषण देते हुए हाथ मिलाए। आज भी वो ऐतिहासिक तस्वीरें कट्टरपंथियों को जरूर चुभती होंगी। पैलेडियम सिनेमा इतना पॉपुलर हो गया था कि वो ज्यादातर समय हाउसफुल रहता था। इसके बाद अगला थिएटर रीगल खुला। इसके बाद कश्मीर में एक एक करके कई सिनेमा हॉल खुले। एक वक्त था जब सिर्फ श्रीनगर में ही 8 सिनेमा हॉल थे। पैलेडियम, रीगल, शिराज, नीलम, ख्याम, ब्रॉडवे, नाज और फिरदौस जैसे सिनेमा हॉल में साल भर फिल्में हाउसफुल रहती थी। श्रीनगर के अलावा पूरे कश्मीर में 19 सिनेमा हॉल थे। आतंकवाद प्रभावित अनंतनाग, सोपोर और बारामूला में भी सिनेमा हॉल थे। सोचिए कश्मीर को कट्टरपंथियों ने क्या से क्या बना दिया। 1957 में पैलेडियम सिनेमा हॉल को पहली बार टारगेट किया गया। हॉल के बाहर बम धमाका हुआ, लेकिन यह बंद नहीं हुआ। यह बंद हुआ 1989 में जब कट्टरपंथियों और आतंकवादियों ने सिनेमा हॉल को बंद करने की धमकी दी। 1990 में आतंकवादियों ने पैलेडियम सिनेमा हॉल को जला दिया, जिसके बाद वो एक खंडर बन गया। 2017 में सरकार ने इसे संग्रहालय बनाने का फैसला लिया। 1989 तक कश्मीर में सिनेमा हॉल हाउसफुल होते थे और फिल्मों की शूटिंग बड़े आराम से होती थी। लेकिन तभी कश्मीर में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों की एंट्री हुई। एक आतंकी संगठन अल्लाह टाइगर्स ने शराब की दुकानों और सिनेमा मालिकों को दुकानें बंद करने की धमकी दी। कुछ सिनेमा घरों पर बम से हमले भी किए गए और फिर एक के बाद एक सिनेमा हॉल बंद हो गए। इसके बाद 1999 में फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से
सिनेमा हॉल खोलने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। तब तक कट्टरपंथी ताकतें इतनी ताकतवर हो चुकी थीं कि कोई सिनेमा हॉल खोलने की कोशिश ही नहीं कर पाया। फिर आया 2019 का साल, जब अनुच्छेद 370 हटाया गया। इसके बाद कश्मीर में हालात सामान्य होने लगे और पिछले साल एक के बाद एक कई सिनेमा हॉल खुले हैं। एक दौर में श्रीनगर के ब्रॉडवे सिनेमा हॉल में शम्मी कपूर की फिल्म जानवर खूब चली थी। बाद में आतंकवादियों के कारण यह सिनेमा हॉल बंद हो गया। अब फिर से इसकी जगह पर नया सिनेमा हॉल खुल गया। वैसे कश्मीर सिर्फ सिनेमा हॉल के लिए नहीं जाना जाता रहा है, बल्कि फिल्मों की शूटिंग भी यहां खूब होती रही है। कश्मीर के साथ बॉलीवुड का शूटिंग संबंध 1960 के दशक से शुरू हुआ, जब हिमालय की गोद में जब फूल खिले, कश्मीर की कली और जानवर जैसी कई हिट फिल्में जम्मू और कश्मीर में शूट की गई। इन हिट बॉलीवुड फिल्मों के अलावा 2 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में 1983 में द रेजर एज और 1986 में द क्लाइंब भी घाटी में 2 अलग अलग स्थानों पर शूट की गई। कश्मीर में शूट गानों की बात करें तो कश्मीर की कली का ये चांद सा रोशन चेहरा शम्मी कपूर की फिल्म जानवर का तुमसे अच्छा कौन है, जब फूल खिले फिल्म का परदेसियों से ना आँखियां मिलाना, कन्यादान का लिखे जो खत तुझे, आंधी फिल्म का तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, आराधना फिल्म का कोरा कागज, ये मन मेरा जैसे हिट गाने यहां शूट किए गए। हाल के सालों में राजी, लक्ष्य, हैदर, मिशन कश्मीर, ये जवानी है दीवानी और लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्मों का बड़ा हिस्सा यहीं शूट किया गया। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। देश दुनिया से लोग कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता देखने आते हैं। देश के फिल्मकारों के लिए भी कश्मीर शूटिंग के लिहाज से पसंदीदा लोकेशन रहा है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि 1960 के दशक में जम्मू कश्मीर में 9 फिल्मों की शूटिंग हुई। 1970 के दशक में 11 फिल्में शूट की गई। 1980 के दशक में 6 फिल्मों की शूटिंग हुई। 90 में 4 फिल्में, 2000 से 2010 तक 15 फिल्में और 2010 से 2021 तक 21 फिल्मों की शूटिंग हुई। 2022 से अब तक 300 से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। यानी जब से जम्मू कश्मीर में कट्टरपंथियों और दहशतगर्दों पर लगाम लगी है, कश्मीर की खूबसूरती बड़े पर्दे पर और ज़्यादा दिखाई देने लगी है। कट्टरपंथियों और दहशतगर्दों ने 4 दशक तक कश्मीर की सुंदर वादियों को बारूद से झुलसाया, कश्मीर को गोलियों का निशाना बनाया, कश्मीर की पीठ में खंजर घोंपा। लेकिन आज कश्मीर में हालात पूरी तरीके से बदल गए। अब एक बार फिर से सरकार का फोकस कश्मीर को फिल्म टूरिज्म की ओर ले जाने का है। इसके लिए G20 देशों को कश्मीर बुलाया गया है। साथ ही साथ देसी स्तर पर भी सरकार कई काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में फिल्मों को प्रमोट करने के लिए 2021 में जम्मू कश्मीर फिल्म विकास परिषद का गठन किया गया। फिल्मों की शूटिंग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया। शूटिंग स्थल पर मुफ्त सुरक्षा दी जा रही है। फिल्म इकोसिस्टम तैयार करने के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बॉलीवुड, टॉलीवुड के साथ रीजनल फिल्मों की शूटिंग के लिए 500 आवेदन मिल चुके हैं। अब तक लगभग 1000 से ज्यादा कलाकार JKFDC में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। और इस खबर पर नजरिया नाइन, अगर खबर के रुक करने का वक्त है, लेकिन हम उस पर बात करें। आपको 2 हमने कश्मीर दिखाए। एक जो 1990 से पहले का कश्मीर था, जहां फिल्में शूट होती थी, फिल्में देखी जाती थी, और उसके बाद के 29 सालों का वो कश्मीर जहां आतंकवाद था, डर था, बम धमाके थे। यानी मैसेज बहुत क्लियर है कि जब किसी जगह पर किसी समाज में कट्टरपंथी हावी हो जाते हैं तो वो दहशत का ट्रेलर दिखाना चाहते हैं। वो फिल्मों की शूटिंग नहीं, खून की शूटिंग चाहते हैं। वो गानों की शूटिंग नहीं, बल्कि पत्थरबाजी की शूटिंग चाहते हैं। वो लाइट कैमरा एक्शन नहीं, बल्कि शूट और एंड डेड वाली शूटिंग चाहते हैं। आज कश्मीर अपने पुराने प्रतीकों को पीछे छोड़कर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी और हमारे न्यूज़ मित्रों की शुभकामनाएं कश्मीर के साथ। और अब बात कर्नाटक की, जहां कांग्रेस को बड़ी जीत मिली, सरकार बनी, तो लोगों की उम्मीद थी कि राहुल गांधी के दावे के मुताबिक अब राज्य में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। लेकिन अफसोस है कि कर्नाटक में मोहब्बत की दुकान से जो पहला सामान बिका है वो एक टीचर के निलंबन का है। कर्नाटक में एक स्कूल टीचर को सोशल मीडिया पर सिद्धारमैया सरकार की आलोचना करना बहुत महंगा पड़ गया। आरोप है कि शांता मूर्ति MG ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा था। इस पोस्ट में कई पुराने मुख्यमंत्रियों के दौर में राज्य के राजकोषीय घाटे का जिक्र किया गया था। इसमें सिद्धारमैया के कार्यकाल का जिक्र करते हुए आलोचना की गई थी। टीचर के इस पोस्ट से नाराज शिक्षा अधिकारी ने शांता मूर्ति MG को निलंबित कर दिया और इसे सरकारी सेवा नियमों का उल्लंघन माना है।